पेरिस में चल रहे समर ओलंपिक गेम्स से इंडिया के लिए दो शॉकिंग न्यूज सामने आई है। पहला, जिसमें इंडिया को जेवलिन थ्रो में रिप्रेजेंट करने गया नीरज चोपड़ा, जो पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, वो इस बार के ओलंपिक्स में अपने ओपोनेंट पाकिस्तान के अरशद नदीम से हार कर गोल्ड से हाथ धो बैठे और उनके साथ साथ ही पूरी इंडिया को सिल्वर मेडल के साथ समझौता करना पड़ा। इसके अलावा इंडिया को वुमेन्स रेसलिंग के 50 किलोग्राम कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने गई विनीश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम्स ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऑल्दो वो एक्सेप्शनली अच्छी खिलाड़ी रह चुकी थी और अब तक अपने परफॉर्मेंस से हर किसी को इम्प्रेस कर चुकी थी। उन्होंने जापान की यू सुसाकी को हराकर दुनिया की पहली रेसलर बनने का भी रिकॉर्ड तोड़ा। मैं आपको बता दूं कि यू सुसाकी अपने करियर में पहले कभी भी बाउट नहीं हारी थी। पर ये एक अकेली डिसअपॉइंटिंग न्यूज नहीं है जो इस साल के समर ओलंपिक से आ रही है। आइए आज बात करते हैं अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग इन समर ओलंपिक 2024 पेरिस। ओलंपिक गेम्स का पहला एडिशन साल 776 बीसी में एंशिएंट ग्रीक में खेला गया और तब ये रिलीजियस फेस्ट हुआ करता था जिसे गॉड ज़्यूस के लिए ग्रीक लोग मनाते थे। इसमें अलग अलग किंगडम्स और रीजन के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते थे, रनिंग और रेसलिंग जैसे गेम्स में कम्पीट करते थे। लेकिन साल 1896 में पियर दे कुबरटेन ने इसे मॉडर्न टाइम्स में रिवाइव किया ताकि दुनिया भर में पीस और यूनिटी को स्पोर्ट्स के जरिए प्रमोट किया जा सके और धीरे धीरे ओलंपिक्स एक ग्लोबल यूनिटी का सिंबल बन गया, जहां इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को बूस्ट करना, फिटनेस को इनकरेज करना और अलग अलग कंट्रीज के बीच कल्चरल एक्सचेंज करना, ये सब ओलंपिक्स की एक लेगेसी बन गई। लेकिन इस बार के 2024 के ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी शायद ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे वियर्ड, अबसर्ड या मॉरली ऑफेंसिव ओपनिंग सेरेमनी रही। ओपनिंग सेरेमनी के एंड में एक परफॉर्मेंस में ड्रैग क्वींस ने मिलकर लियोनार्डो दा विंची का मशहूर आर्ट पीस द लास्ट सपर का एक स्पूफ या मॉकरी परफॉर्म किया और द लास्ट सपर क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही रिलीजियस पिक्चर मानी जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट अपना लास्ट सपर या लास्ट मील शेयर करते हैं अपने 12 फॉलोअर्स के साथ। जहां कुछ लोगों ने इस परफॉर्मेंस को उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वही दूसरी तरफ इंटरनेट पे इस परफॉर्मेंस को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा, जहां क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स दोनों ने इस चीज को कंडेम किया और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए। इसके बाद इवेंट के आर्टिस्टिक डायरेक्टर और क्यूरेटर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये कोइंसिडेंस था और उनका इस पेंटिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये तो बस कंट्रोवर्सी का शुरुआत था। इस बार ओलंपिक्स में अरेंजमेंट से लेके सेफ्टी मेजरमेंट्स तक सब कुछ गलत हो रहा है। आइए पहले बात करते हैं कुछ ऐसी गलत चीजों के बारे में। ओपनिंग सेरेमनी की कंट्रोवर्सी तो कुछ भी नहीं थी अगर हम पेरिस ओलंपिक के पार्टिसिपेंट्स के लिए किए गए हाफ हार्टेड अरेंजमेंट्स की बात करें तो, जहां चीप अकोमोडेशन, नो एयर कंडीशन, फूड शॉर्टेज और सेफ्टी मेजरमेंट्स पे भी क्वेश्चन उठाए गए एंड सम पार्टिसिपेंट्स टेक इट टू देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फ्रेंच गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट और लापरवाही को एक्सपोज किया। पिछले एक साल से फ्रेंच गवर्नमेंट इस ओलंपिक की तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने पेरिस में रहने वाले गरीब और होमलेस लोगों को रिलोकेट कर दिया ताकि पेरिस की इमेज दुनिया के सामने प्रिस्टीन रहे और फ्रांस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो आज तक का सबसे सस्ता ओलंपिक गेम्स होस्ट करके दिखाएंगे और इसी चक्कर में उन्होंने उस चीज पे भी कॉस्ट कटिंग किया जो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं थी। सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट्स को पेरिस सिटी से काफी दूर विलेजेस के होटल में ठहराए गए ताकि मेन सिटी पेरिस का होटल का बजट बचा सके। जहां उनको रुकवाया गया वहां फैसिलिटी के नाम पे बस कार्डबोर्ड के बने बॉक्स जैसे बेड्स थे। रूम्स में एसी नहीं था और लिमिटेड राशन भी था। सबके लिए पूरा खाना नहीं मिल पा रहा था और तो और जिस गांव में उन्हें ठहराया गया वहां सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए गए थे, जिसके कारण पार्टिसिपेंट्स को चोरी और लूट का सामना करना पड़ा। इनमें से एक बहुत हाईलाइटेड केस साइकिलिस्ट लोगन मार्टिन का था, जिसमें उनकी गाड़ी की शीशे तोड़कर उनके सामान को चुरा लिया गया। अब फॉर्चुनेटली चोरों ने उनके साइकिल को नहीं चुराया, वरना ओलंपिक गेम्स में काफी दिक्कत आ सकती थी उनको। इसके अलावा कई पार्टिसिपेंट्स और उनके कोचेस के साथ बैंक फ्रॉड और क्रेडिट फ्रॉड भी हुए, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। सिक्योरिटी कंसर्न और बेसिक एम्यूनिटीज की कंसर्न इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एसी ना होने के कारण और सिक्योरिटी वीक होने के कारण पार्टिसिपेंट्स ने अपने खुद के होटल अपने बजट से बुक करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा सिर्फ क्रिश्चियनिटी का मजाक नहीं उड़ाया गया, बल्कि अथॉरिटीज ने पार्टिसिपेंट्स को रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी हैरेस किया, जैसे कि एक सर्फर बोर्ड में से क्रॉस का सिंबल हटाने को कहा गया और इजिप्शियन पार्टिसिपेंट्स को हिजाब पहनने पर भी
बैन इम्पोज कर दिया गया। एक और खबर ये भी सामने आई कि फ्रांस में एक मेजर रेलवे नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो पूरे इवेंट का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब्स माना जा रहा है। और ये सिक्योरिटी लैब्स तब हुआ जब पेरिस ने अपनी होस्टिंग कैपेसिटी को 6 से 3 लाख तक कम कर दिया और इन 3 लाख पार्टिसिपेंट्स के लिए 46,000 पुलिस ऑफिसर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स डिप्लॉय किए गए। लेकिन फिर भी इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हो गया, जो फ्रांस के ओलंपिक इवेंट को होस्ट करने की एबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है। टिकट्स भी काफी महंगे थे और इन्फ्लेटेड रेट में बेचा गया, और जब सर्फिंग जैसे एक इम्पोर्टेंट ओलंपिक गेम को पेरिस में होस्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, तो अथॉरिटीज ने इसे हेटी में होस्ट किया, जो ओलंपिक हॉटस्पॉट पेरिस से हजारों किलोमीटर दूर था। वहाँ पार्टिसिपेंट्स को चीयर करने के लिए ना तो लाइव ऑडियंस थे, ना ही ज्यादा ग्राउंड कवरेज मीडिया की तरफ से। उसके बाद 1 अगस्त को अल्जीरिया की ईमान खलीफ ने अपनी बॉक्सिंग मैच बड़े इजीली जीत लिया, जब उनके ओपोनेंट ने मैच के सिर्फ 46 सेकंड के बाद ही अपना एक पंच खाते ही विड्रॉ कर लिया। उस ओपोनेंट ने ये रियलाइज किया कि ईमान से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है उसके लिए, क्योंकि ईमान की हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा था और उनसे लड़ना किसी मेल बॉक्सर से लड़ने के बराबर था। एंड टू लेट यू नो, ये वही ईमान है जो 1 साल पहले वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कारण डिस्क्वालीफाई हुई थी। फिर भी अल्जीरिया के ईमान खलीफ और उनके जैसे एक और सिमिलर बॉक्सर ताइवान की लिन यू टिंग को ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट करने दिया गया, जिसे सोशल मीडिया पे काफी सारे डिबेट्स और बैकलैश देखने को मिले। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नामों ने भी फाइट को अनफेयर कहा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दोनों फाइटर्स का ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्सुअल होने के कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, और अल्जीरिया में तो ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्सुअल इलीगल भी है। लेकिन हाँ, अगर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ कोई भी बॉक्सर एक नॉर्मल फीमेल बॉक्सर के साथ लड़ेगी तो ऑब्वियसली उसको काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा। इसके अलावा स्टीवन वैन डे विल्डे, जो एक डच वॉलीबॉल प्लेयर है, उन्हें देखकर भी लोग काफी शॉक रह गए। स्टीवन पहले एक ब्रिटिश माइनर लड़की के रेप केस में कन्विक्ट हो चुके थे, जिसमें उन्हें 4 साल की सजा भी हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सिर्फ 11 महीने बाद ही एक अलग कानून की वजह से छोड़ दिया गया और अब उन्हें ओलंपिक इवेंट में भी पार्टिसिपेट करने दिया गया, और साथ में उनको काफी अलग रखा गया और उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया था। उन्हें मीडिया के साथ भी इंटरैक्ट करने से रोका गया, क्योंकि उनके सपोर्ट टीम के कोच और स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि स्टीवन को अगर हम मीडिया के सामने लाए तो गेम्स या स्ट्रेटेजी से ज्यादा लोग इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी एक और न्यूज ये भी है कि मैराथन स्विमिंग का टेस्ट रन कैंसिल करना पड़ा, जब साइने रिवर की वाटर क्वालिटी को वर्ल्ड एक्वाटिक्स ने कंसर्निंग और अनफिट फॉर स्विमिंग डिक्लेयर किया। टेस्ट रन, जो पार्टिसिपेंट्स को मेन इवेंट से पहले स्विमिंग कोर्स से फेमिलियर करने के लिए होता है, उसमें एक बुल्गारियन एथलीट की तबीयत खराब हो गई टेस्ट के बाद पानी में बढ़ते लेवल ऑफ बैक्टीरिया को देखते हुए। आगे के टेस्ट रन भी कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा इजराइल, पैलेस्टाइन, रशिया और यूक्रेन जैसे देशों को परफॉर्म करने देना, जबकि ये सब देश अभी वॉर में इन्वॉल्व है। इस डिसीजन को भी इंटरनेट पे काफी कॉल आउट किया गया और ये इशू इतना इंटेंस हो गया कि अथॉरिटीज को इजरायली एथलीट्स के लिए 1000 एक्स्ट्रा पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय करना पड़ा ताकि वो सेफ रहे। पैलेस्टीन के ओलंपिक चीफ ने अपने पार्टिसिपेंट्स को इजराइल के साथ बेसिक इंटरेक्शन जैसे हैंडशेक से भी रोक रखा है, जब तक कि इजराइल पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता। और कुछ लोग तो पैलेस्टीन के पार्टिसिपेंट से भी नाराज हैं उनके हैवी प्रोटेस्ट की वजह से, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने कहा, ओलंपिक एक सिंबल है यूनिटी और पीस को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स खेलना या पॉलिटिक्स खेलना काफी गलत है। विनेश फोगाट की अनफेयर डिस्क्वालिफिकेशन इस बार ओलंपिक के फैशन की एक और एग्जांपल है। कीनिया की 5000 मीटर रेस में कीनिया की फीमेल रेसर किपियोगोन को भी डिस्क्वालीफाई किया गया, एलिजिडली इथियोपियन पार्टिसिपेंट गुदाफ को पुश करने के लिए, जो उनके ट्रैक पे आई थी। हम एग्जैक्टली फैसला तो नहीं कर सकते कि कौन सा इंसिडेंट कितना गलत या कितना सही था, लेकिन इस बार के पेरिस ओलंपिक ने ओलंपिक गेम्स की लेगेसी को काफी नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के बायस्ड और करप्ट होस्टिंग ओलंपिक के हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई, जहां देशों को उनके जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या रीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, जहां सेक्सुअल ऑफेंडर्स को पार्टिसिपेट करने दिया गया और जहां रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस पर बैन लगाए गए। पार्टिसिपेंट्स को बेसिक एमिनिटीज तक नहीं मिली। इतने सिक्योरिटी के बावजूद भी मल्टीपल सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, और इतना चीजें गलत होने के बावजूद भी इंडिया के विनेश फोगाट को सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये सब चीजें एक ग्लोबल इवेंट में नहीं होना चाहिए।
फ्रेंड्स, आप बताओ कमेंट में कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलत इस ओलंपिक में कौन सी चीज या कौन सी बात आपको गलत लगी। ऑन अ गुड नोट, इस ओलंपिक में 2 रिकॉर्ड्स भी सामने आया। एक तो पाकिस्तान का अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाता है, जो ओलंपिक के हिस्ट्री में किसी ने इतना दूर भाला नहीं फेंका था। और दूसरा, तुर्की के शूटर शूटिंग गेम में सिल्वर जीतते हैं, लेकिन लोग उनको काफी अप्रिशिएट करते हैं और वो उनके मीम्स भी काफी बनाते हैं, जिनका नाम है यूसुफ दकीक। इनके शूटिंग स्टाइल से लेके इनके खड़े होने का अंदाज और निशाने लगाने का अंदाज, ये अपनी दोनों आंखें खोल के निशाना लगाते हैं, जो कि काफी मुश्किल होता है, और फिर भी ये सिल्वर जीतते हैं। इस बार शूटिंग गेम में पहला कौन आया, गोल्ड कौन जीता, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सेकंड कौन आया ये ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर ठोकना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए।